और अब खबरें तफसील से। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी करते हुए आज़मीन हज को बड़ी राहत दी है। हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। पहले ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब 15 फरवरी कर दिया गया है। आज़मीन हज अब 15 फरवरी तक हज फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि कई रियासती हज कमेटी की जानिब से मिले फीडबैक की बुनियाद पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज फॉर्म भरने की तारीख में तौसी की है। इसके सबब कोविड-19 के सबब आज़मीन हज को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात के मद्देनजर और आज़मीन हज को मजीद सहूलियात पहुंचाने के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख में मजीद तौसी की गई है। हज 2022 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। हज फॉर्म दाखिल करने के लिए पहले मरकजी हज कमेटी की जानिब से 31 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन मुल्कगीर सतह पर उम्मीद से कम हज फॉर्म जमा होने पर मरकजी हज कमेटी की जानिब से हज फॉर्म जमा करने की तारीख में तौसी करते हुए अब 15 फरवरी कर दिया है। आज़मीन हज अब 15 फरवरी तक हज फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक कुल 2664 आज़मीन हज ने ही हज फॉर्म दाखिल किए। रिसीव हुआ है सेंट्रल हज कमेटी का, उसमें 15 फरवरी 2022 तारीख तक जो है तारीख एक्सटेंड कर दी गई है हज फॉर्म भरने के लिए। और अभी तक हमारे यहाँ स्टेट हज कमेटी में ऑनलाइन 2664 एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। अब ये तारीख एक्सटेंड हुई है तो तादाद और भी बढ़ जाएगी। जैसे भी अब ये 15 दिन है तो आज से ही हम इसका यानी मुंतजमी शुरू कर दी है और 15 दिन सिटी कार्यालय में भी फॉर्म भर सकते हैं आप और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बजट सेशन के शुरू में अपने खिताब के दौरान सरकार की हुसूलियाबियों पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि सरकार ने तलाक सलासा को कानूनी जुर्म करार देकर माशरे को इस बुराई से निजात दिलाया है। उन्होंने कहा कि सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर करने वाली पाबंदी भी हटाई गई। इसके अलावा पिछले 7 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई है। उन्होंने मुस्लिम तालिबात के ड्रॉप आउट में कमी का भी जिक्र किया। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी, जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ गुरुग्राम के अवामी पार्कों में जुमे की नमाज के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात को रोकने में मुबैना तौर पर नाकामी पर दायर तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द समाअत करने पर इत्तेफाक कर लिया है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब की तरफ से दायर अर्जी को मुनासिब बेंच के सामने जल्द समाअत करने पर इत्तेफाक किया। मोहम्मद अदीब ने अपनी अर्जी में हुकूमत हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल और पुलिस डायरेक्टर जनरल पी.के. अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इन आला हुकाम पर फिरका वाराना और पुरतशद्दुद रुझानात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का इल्जाम लगाया गया। बिहार के पटना के तारीखी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में आखिरकार ताला लग गया। 100 साल पुराने मदरसे के जूनियर सेक्शन के आखिरी टीचर आज अपने ओहदे से सबकदोश हो गए और इसी के साथ मदरसा भी पूरी तरह से बंद हो गया। पेश है पटना से खास रिपोर्ट। इसको अब बदकिस्मती समझिए या लापरवाही, लेकिन पटना का 100 साल पुराना मदरसा शम्सुल हुदा का जूनियर सेक्शन पूरी तरह से बंद हो चुका है। सुशासन की हुकूमत रियासत के वाहिद सरकारी मदरसे में टीचर बहाल नहीं कर सकी और नतीजा आपके सामने है। मदरसे के आखिरी टीचर 31 जनवरी को
सुबुकदोश हो गए। अब इस इदारे को देखने वाला कोई नहीं है। मदरसे में 13 टीचरों का ओहदा मंजूर है, लेकिन सब खाली पड़े हैं। 2 साल से तलबा का दाखिला नहीं हो रहा है। पहली क्लास से मौलवी तक की पढ़ाई का बेहतरीन इंतजाम रखने वाला ये इदारा अब बंद हो गया है। वजीर अक़लियती फलाह का कहना है कि जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। वहीं आरजेडी का कहना है अब तो हुकूमत इस मदरसे पर गौर करे। उस पर हमारे माननीय मंत्री से बात हुआ है और माननीय मंत्री जी भी इस पे गंभीर हैं और बहुत जल्द हम उस बैठक करके और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो अक़लियत माइनॉरिटी खुद अपनी इनकी सोच है कि चौमुखी का विकास हो, तो उसको हम बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद हम उसको खुलना है। जो टीचर अभी लास्ट में उनका था वो रिटायर हुए हैं, इस पे लेकर बात करके हम लोग उसमें टीचर भी बहाल होंगे, खुलेगा। तो समय चाहिए बात करके हम लोग खुलवाएंगे। नीतीश कुमार जी के सुशासन और अच्छे तालीमी व्यवस्था पे उंगल तो नहीं उठाना चाहता, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आप त्रिनेत्र खोलिए और बचाइए इन मदरसों को, बाकी मदरसे तो बचने से रहे। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के साबिक चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत को शम्सुल हुदा मदरसे के मसले को हल करना चाहिए। उनके मुताबिक जब हुकूमत इतना काम कर रही है तो मदरसे में टीचरों को बहाल न करना अफसोसनाक है। सरकार के अंदर कुछ काम चल रहा है। सरकार ये चाह रही है कि जो आज रिटायर होने वाला टीचर है उसको एक्सटेंशन कुछ दिनों के लिए कर दें और वो एक्सटेंशन पर रहेगा। लेकिन मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि साहब सरकार जहां इतना बड़ा काम अंजाम दे रही है वहीं शमसुदा पर निगाह दौड़ाए और शमसुदा के खाली सीटों को भरने की कोशिश करवाए सरकार। खास बात यह है कि हुकूमत के नाक के नीचे रहने वाला ये इदारा इस हालत को पहुंच गया, लेकिन सुशासन की हुकूमत अब भी इस सिलसिले में कोई खास पहल करती नजर नहीं आ रही है। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ पटना का अक़लियती समाज पूरी तरह से खामोश है। ऐसा लगता है कि मदरसे से अब मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं रहा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल के बैरसिया के बसई गांव की गौशाला में बड़ी तादाद में गायों की अमवात का मामला सामने आने पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। सियासी पार्टियों के साथ अब मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भी बड़ी तादाद में हुई गायों की अमवात पर जहां अपने दुख का इजहार किया है, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमत से गायों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कौमी पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा का इल्ज़ाम है कि मध्य प्रदेश में गाय के पास सिंजा करने के इल्ज़ाम में एक तबके के लोगों को ज़दुकोब किया जाता है, वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में गायों की अमवात पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। जमीयत उलमा ने गाय की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया। इसमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि नेशनल पॉलिसी बनना चाहिए और जिन्होंने ये काम किया है उनको करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए, सख्त सज़ा मिलना चाहिए, उनके मकानों को तोड़ा जाना चाहिए। और इसमें मेरा एक कहना है, मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि गाय के चमड़े पर, गाय के फ़रोख्त और ख़रीद पर जब तक बैन नहीं लगेगी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर गौशाला के लोग गायों को मार देते हैं और उनके चमड़े को बेचते हैं, तिजारत करते हैं। उसी को लेकर इस तरह के वाक़यात अक्सर मुल्क में होते आते हैं। तो हम फिर एक मरतबा मांग करते हैं कि जिन्होंने ये गुनाह किया है कि गाय को मारा है उनको भी सज़ा मिलना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए गाय के ख़रीद और फ़रोख्त पर पाबंदी लगना चाहिए, हमारा मुतालबा। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के माघ मेले में मुनक़िद होने वाले संत सम्मेलन में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ खुलकर जारहाना तकरीरें की गईं। सम्मेलन के आखिरी इजलास के दौरान मुसलमानों को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इनके खिलाफ हथियार उठाने की आवाम से अपील की गई। संत सम्मेलन में हुकूमत से मुसलमानों को अक़लियती दर्जा खत्म करने और मुल्क में यकसां सिविल कोड नाफिज करने का मुतालबा भी किया गया। इजलास में मुल्क के तमाम अजला में धर्म संसद के जलसे मुनक़िद करने की करारदाद मंजूर की गई। तकरीरों के दौरान कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करने वाले अफराद को चौराहों पर सरेआम फांसी दी जाए और आला अदालतों में अपील करने के कानूनी हक़ को ख़त्म किया जाए।
जलसे में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि धर्म संसद का एक बड़ा इजलास बनारस में जल्द ही मुनक्किद किया जाएगा। अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको और न माने तो उनको ठोको, तभी सुनिश्चित रहेगा। उसके लिए आवश्यकता है आत्मबल को बढ़ाने के लिए, हर गांव में मनुशाला स्थापित करने के लिए और देश की एकता अखंडता बनी रहे तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेषाधिकार दिया जाए और भारत का रक्षा बजट को 25% और बढ़ाया जाए, आधुनिक सुविधाएं दिया जाए और अगर देशद्रोही पकड़ा जाए तो उनके लिए अलग से न्यायालय बने और 1 महीना के ट्रायल करने के बाद अगर न्यायालय फैसला देता है तो उसकी राष्ट्रपति और न्यायालयों में अपील न हो और खुलेआम चौराहों पर गर्म तेल से उनको स्नान कराया जाए, लोहों के डंडों से मालिश किया जाए और 6 इंच काट कर कुत्तों और सिंहों के सामने डाल दिया जाए तो भारत से उग्रवाद, आतंकवाद, देशद्रोही अपने आप समाप्त होंगे। भगवान विश्व है, हमारी भी भावनाओं का ध्यान रखा जाए। हम भी इसी देश के निवासी हैं। निषाद ने गोरखपुर में क्या किया? निषाद उसकी बेटी, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद वो बंदा सोशल मीडिया पर ससुर जी कह के संबोधन कर रहा है। ट्विटर वायर ने उसको क्यों नहीं चलाया? कुछ इस तरीके से चिढ़ा रहा था और उसके बाद मारने की धमकी दे रहा था। ऐसे में आत्मरक्षा करने के लिए यदि निषाद के हाथ से गोली चली तो क्या वो अपराध है? क्या वो अपराध है? बताइए। हाथ खड़ा करके बोलिए क्या वो अपराध है? नहीं तो हाथ दोनों खड़े कीजिए ना, हाथ खड़े करके बोलिए नहीं। तो फिर ऐसे में हमारा आत्मरक्षा को बल देना, आतंकवादियों को खत्म करना, अत्याचारकारियों का विनाश करना, जिहादियों का विनाश करना, कहाँ से अपराध सिद्ध होता है? फैसला आपका है। मीडिया भाई आप भी इंसान हो, आप लोगों का भी फैसला है। और बस अंतिम विराम देती। आगे बढ़ते हैं। इंसान की क़ुव्वत इरादी मजबूत हो और वो एक मिशन के साथ अपने मकसद के हसूल के लिए सरगर्दा हो जाए तो मंजिलें खुद उसके कदम का तवाफ करती हैं। भोपाल के नवाब जहां बेगम ने कैलीग्राफी और ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट में न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को मुतासर किया है बल्कि हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने उनकी फनकारी पर एजाज से उन्हें सरफराज किया है। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। ये है भोपाल की नवाब जहां बेगम। नवाब जहां बेगम को मुसव्विरी, पेंटिंग और कैलीग्राफी का शौक बचपन से था। बचपन का ये शौक बड़े होने पर जुनून में बदला और फिर जब इस जुनून में घर वालों ने उनका साथ दिया तो उनके लिए दुनिया घूमने की मंजिल आसान हो गई। नवाब जहां की खूबी ये है कि वो मुसव्विरी और कैलीग्राफी के साथ ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अपना हुनर आजमाती हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट में उनकी फनकारी दुनिया में सिर चढ़कर बोलने लगी। इस ताल्लुक से नवाब जहां कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। आर्ट का शौक़ मुझे बचपन से था। जब मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स की थी तब से मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने का शौक़ था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगा कि लोग मेरा वर्क अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको और डेवलप करूं और बेटर वर्क करूं। ऐसे करते करते मैंने MA किया फ़ाइन आर्ट्स में हमीदिया कॉलेज से, जहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े लीडर्स, आर्टिस्ट लोगों ने वहाँ से अपना एजुकेशन किया है। तो वहाँ से मैंने हमीदिया कॉलेज से अपना MA किया आलोक भवसर सर और बहुत सारे प्रोफेसर्स के अंडर। फिर उसके बाद जैसे मुझे अपने टैलेंट को और डेवलप किया मैंने और उसको बेटर किया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में सबसे बेटर हूँ। इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ करते हुए और बेटर तरीके से अपना स्किल इसमें दिया, टाइम दिया और प्रैक्टिस करते करते नाइफ़ पेंटिंग स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे नाइफ़ पेंटिंग से मैंने रियल गोल्ड एंड रियल सिल्वर में वर्क करना स्टार्ट किया तो इसका रिकग्निशन मुझे पूरे वर्ल्ड में मिला। आमतौर पर
जब भी कैलीग्राफी और मुसव्वरी की बात की जाती है तो लोग बुरश और रंगों की बात ही करते हैं, लेकिन नवाब जहां बेगम की खूबी ये है कि वो अपनी मुसव्वरी के लिए बुरश का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो चाकू की नोक से मुसव्वरी करती हैं। नवाब जहां बेगम के इस खास हुनर पर उन्हें रियल गोल्ड ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग विद पेलेट नाइफ के एजाज से हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने सरफराज किया है। नाइफ़ का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मुझे लोगों को किसी को अलग अलग चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, किसी को ब्रश के स्ट्रोक्स अट्रैक्ट करते हैं, किसी को कोई हाथ का यूज़ करते हैं, तो मुझे नाइफ़ से जो टेक्सचर क्रिएट होता है उस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया। और मुझे कलर्स बचपन से पसंद थे, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करना मेरा हमेशा से शौक़ रहा और कलर्स ने हमेशा मुझे एक्साइट किया था। नवाब जहां बेगम अपनी कैलीग्राफी, पेंटिंग और ऑब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नुमाइश मुल्क व बैरून मुल्क में कर चुकी हैं। खास बात यह है कि कैलीग्राफी में नवाब जहां का कोई उस्ताद नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने मुताले और हुनर को इतना आजमाया कि देखने वाले जब उनकी मुसव्वरी को देखते हैं तो बस अश कर उठते हैं। जब उन्होंने दुबई फेरारी में अपनी मुसव्वरी को पेश किया तो लोग देखते के देखते रह गए। नवाब जहां बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दुबई, मालदीव, अबूधाबी वगैरह में अपनी मुसव्वरी की नुमाइश कर चुकी हैं। सबसे पहले तो मुझे फरारी वर्ल्ड अबूधाबी से इनविटेशन आया जब मैंने फरारी कार की पेंटिंग बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, तो उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी। फिर उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आपका जब भी अबूधाबी या दुबई विज़िट करना हो तो आप फरारी वर्ल्ड ज़रूर विज़िट करें एंड ये पेंटिंग हमें गिफ्ट करें। तो फिर मैं फरारी वर्ल्ड गई। जब मेरा दुबई जाना हुआ तो फिर मैं अबूधाबी गई और वहाँ पे फरारी वर्ल्ड गई। फिर वहाँ पे मैंने उनको अपनी पेंटिंग गिफ्ट की, जिसको रिसीव करने के लिए वहाँ की जो हेड मैनेजर है मिस क्लेयर वो आई थी। एंड वहाँ पे जब मैं अपनी पेंटिंग लेके जा रही थी तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नवाब जहां कहती हैं कि मुस्लिम लड़कियों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही रहनुमा की जरूरत है। और जब जब लड़कियों की सही रहनुमाई की गई, उन्होंने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और क्या खूब मनवाया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और अगली खबर, महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों की तरह अकोला में भी आर्ट्स एंड ड्राइंग टीचर्स और बीपीए टीचर्स बेरोजगारी के सबब परेशान हाल हैं। अदालत के हुक्म के बावजूद महाराष्ट्र हुकूमत इन्हें दोबारा काम पर लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये टीचर्स सवाल पूछ रहे हैं कि तालीम हासिल करके इन्होंने कोई गलती तो नहीं की है। ये रिपोर्ट देखिए। इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासी जमातें हर वादे को पूरा करने की कस्में खा रही हैं। कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी, तकरीबन हर पार्टी को इक़्तिदार का जायका चखने का मौका मिलता ही है। अलबत्ता आवाम को मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाने वाले टीचर रोजगार हासिल करने के लिए हुकूमत वक्त की दहलीज पर ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन मसनद पर विराजमान लीडरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। 2012-13 में हम लोगों को कला क्रीड़ा कार्य अनुभव निदेशक के रूप में हमको नियुक्ति मिली थी, जिसमें हम लोगों ने 2012-13 में काम किया है। और उसके बाद हम लोगों को कोर्ट ने शासन ने निकाल दिया था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने औरंगाबाद खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जिसमें औरंगाबाद खंडपीठ ने हमको 3 बार निर्णय दिया है, पर लेकिन शासन ने इसके ऊपर वो निर्णय कायम स्वरूप हमको निर्णय मिला था, लेकिन शासन ने उसको दुर्लक्ष्य किया और हम लोगों की आज ऐसी नौबत आ गई कि हम लोगों को भूखमरी की नौबत आ गई। 2012 से इन टीचरों को वक्ती तौर पर सरकारी स्कूलों में काम पर रखा गया था। मुद्दत खत्म होने के बाद ये लोग अदालत से रुजू हुए, जिस पर अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत को इन्हें सरकारी टीचरों से आधी तनख्वाह में काम पर वापस लेने का हुक्म दे दिया था। बावजूद इसके अभी तक इस हुक्म पर अमल आवरी नहीं हुई है। बच्चों के साथ तो नुकसान ही है, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान है। आज हम बेरोजगार है, आज हम ऑटो चला रहे, कोई पानी पूरी बेच रहा, कोई हमवारी कर रहा। ये सब गवर्नमेंट ने
जीआर निकालने के बाद भी इस पर अमल वजह नहीं की, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी विनती है कि ये हमें नियुक्ति देकर हम पर बेरोजगारी की जो महारी आई है उसे दूर करे। सिर्फ अकोला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 270 टीचर्स जिला परिषद स्कूलों से मुंसलिक थे, जबकि तकरीबन 40 टीचर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में काम कर रहे थे। इन बेरोजगार नौजवानों ने रियासती वजीर बच्चू कडू के काफिले के सामने भी एहतजाज करने की कोशिश की और मुतालबा पूरा न होने की सूरत में अब इन असातिज़ा ने इज्तिमाई खुदकुशी का भी इंतबाह दे दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।